अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक वंस अगेन। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे HPL PSL एडिशन 8 की स्पेशल ट्रांसमिशन में। जनाब, मैचेस जारी हैं और गुज़िश्ता रोज़ भी एक मैच खेला गया, क्वेटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड। और मैच के हवाले से कल बात होती रही। मैच के आगाज़ से कबल जब हमारे प्रोग्राम में बात हो रही थी तो ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस तो नहीं थी क्वेटा ग्लैडिएटर से, और ये सवाल पूछा जा रहा था कि क्या कोई मुआवजा हो सकता है जो क्वेटा ग्लैडिएटर्स को इस टूर्नामेंट में वापस ले आए। परफॉर्मेंस के हवाले से बात की जाए तो कल जो मैच की परफॉर्मेंस रही है बड़ी हैरानकुन है। यानी कि इब्तिदा में क्वेटा ग्लैडिएटर्स लग ही रहा था कि बासानी ये मैच हार जाएंगे। उसके बाद बड़ा एक स्ट्रॉन्ग कमबैक हुआ और उस कमबैक के बाद जो फिनिश हुई वो एक दफ़ा फिर उनके हक में नहीं रही। तो ये कल ऑल इन ऑल मैच की सिचुएशन रही है। थोड़ा सा स्कोर कार्ड के ऊपर नज़र डाल लेते हैं, उसके बाद फिर कल के मैच के हवाले से थोड़ी सी गुफ्तगू की जाएगी और साथ ही आज जो मैच खेला जाएगा उसके ऊपर बात कर लेंगे। क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने पहले बैटिंग करते हुए 179 रन बनाए 6 विकेटों के नुकसान पर 20 ओवर्स में, और इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है उन्होंने 183 रन बनाए 19.3 ओवर्स में, यानी कि मतलूबा हदफ उन्होंने 19.3 ओवर्स में ये पूरा कर लिया और इस तरह 2 विकेटों से ये मैच जीत लिया। और इसमें जो ख़ास बात थी वो नजीबुल्लाह ज़ादरान की बैटिंग थी। 34 गेंदों पर 59 रन बनाए। मोहम्मद नवाज़ ने 44 गेंदों पर 52 रन बनाए क्वेटा ग्लैडिएटर्स की जानिब से, और उमर अकमल ने 14 गेंदों के ऊपर 43 रन की शानदार इनिंग खेली। इसके अलावा फजल हक फारूकी 4 ओवर में 25 रन देकर 3 विकेटें लेने में कामयाब हुए, जो कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के बॉलर हैं। और फ़हीम अशरफ ने 3 ओवर में 29 रन दिए, 2 विकेटें ली। रोमान रईस ने 4 ओवर में 29 रन दिए और 1 विकेट हासिल की। इस्लामाबाद यूनाइटेड की जानिब से कॉलिन मनरो ने 29 गेंदों पर 63 रन की शानदार इनिंग खेली। फ़हीम अशरफ ने 31 गेंदों पर 39 रन बनाए और आज़म खान एक दफ़ा फिर एक्शन में नजर आए। 25 गेंदों पर 35 रन की उन्होंने धुआंधार इनिंग खेली। क्वेटा ग्लैडिएटर्स की जानिब से उमैद आसिफ कामयाब बॉलर रहे। 4 ओवर में 37 रन देके 3 विकेटें। मोहम्मद नवाज़ 4 ओवर में 17 रन देके 2 विकेटें। इफ्तिखार अहमद ने 1 ओवर में 19 रन दिए और 1 विकेट हासिल की। इस तरह जनाब ये पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया मैच ये इस्लामाबाद यूनाइटेड के नाम रहा। और फजल हक फारूकी 4 ओवर 25 रन 3 विकेटें की परफॉर्मेंस पर उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। तो जनाब ये मैच की सूरत हाल रही है और कल हम बात करते रहे क्योंकि बहुत सारे सवालात भी थे। क्वेटा ग्लैडिएटर्स की परफॉर्मेंस के हवाले से बात हो रही थी और इस्लामाबाद यूनाइटेड मैच के लिए भी फेवरेट थे और इस टूर्नामेंट के लिए अभी भी फेवरेट्स में शामिल हैं। मैच को हमारे एक्सपर्ट्स ने कैसे देखा इसके ऊपर आज बात करेंगे, और ख़ास तौर पे ये जो क्वेटा ग्लैडिएटर्स के साथ इस पूरे सीज़न में हुआ है इसके ऊपर बात करना ज़रूरी है। तो मुअज़्ज़ज़ मेहमान इस स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले उन्हें खुशामदीद कहूँगा और उसके बाद फिर हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। मज़र आवान साहब एनालिस्ट हैं, तज्ज़ियाकार हैं, हमारी इस ट्रांसमिशन का हिस्सा भी हैं। आप उनकी गुफ्तगू सुनते हैं। आज स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया जनाब मज़र आवान साहब प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। दूसरे हमारे जो मेहमान हैं टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन करेंगे सग़ीर अब्बास साहब कुछ देर बाद, और उनको भी हम खुशामदीद कहेंगे। सग़ीर भाई आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अच्छा चलें ठीक है, सग़ीर भाई से रब्ता हो जाएगा। तो सग़ीर अब्बास साहब फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर और एनालिस्ट हैं, वो हमें ज्वाइन करेंगे। मज़र आवान साहब गुफ्तगू का आगाज़ आपके साथ करूँगा। मैच क्वेटा ग्लैडिएटर्स के हवाले से आपने कुछ दिन पहले भी प्रोग्राम के अंदर कहा था कि कोई उम्मीद तो बाकी नहीं है, लेकिन ये T20 क्रिकेट है और T20 क्रिकेट में ये बात भी दुरुस्त है कि कोई भी टीम जिस दिन अच्छा परफॉर्म करेगी वो मैच जीत जाएगी। अब बड़ी अजीब बात है, बड़ा अजीब इत्तेफाक है कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स जिस दिन अच्छा भी खेलती है उस दिन भी मैच जीतने में नाकाम हो जाती है। ये क्या वजह है ज़रा बताइएगा। कि एक तो बहुत ही पुअर स्टार्ट उनका रहा, जैसे पिछली और भी कई टीम्स हैं कमोबेश ऐसा ही उनका स्टार्ट था, लेकिन एकदम उन्होंने कमबैक किया। यही कल कुछ क्वेटा ग्लैडिएटर्स के साथ हुआ, लेकिन मैच वो फिर भी नहीं जीत सके। क्या कहेंगे? मैं चाहूँगा ज़रा इस पर बात की जाए। जी बहुत शुक्रिया आपका। देखें क्वेटा ग्लैडिएटर की जो टीम है पिछले 3-4 सालों से जो है जिस तरीके से उनकी जो है ना जिस तरीके से प्लेयर को पिक कर रहे हैं जी, नाम तो बहुत बड़े बड़े हैं जी जी, मगर उनको सही जगह पे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ये जो है ना कैप्टन की भी जो है ना नेग्लिजेंसी है, मैं समझता हूँ, क्योंकि जो है ना कैप्टन ही जो है ना जब आपको एक टीम जब आप जो है ना पिक करने के लिए गए थे तो कैप्टन उसके अंदर शामिल होता है और उसकी मर्ज़ी के मुताबिक जो है ना टीम को जो है वो जो भी 16-17 लड़के लिए जाते हैं
और जो बाकी जो है ना जो उनके लोग जो हैं थिंक टैंक में बैठे हुए हैं, मोइन खान होंगे, इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं जो कि जो है वो पूरे साल की कारकर्दगी जो है प्लेयरों की देखते हैं। आपके पास 300-400 प्लेयर होते हैं, 300-400 प्लेयरों में से आपने पिक करना होता है, तो आपने अपने हिसाब से तो अपने बेस्ट प्लेयर इस्तेमाल पिक कर, मगर यहाँ पर हमारी ये बदकिस्मती जो है कोयटा ग्रेडिएटर की बदकिस्मती है कि जो है ना जो भी उन्होंने प्लेयर लिया है वो प्लेयर जो है वो उस तरीके से वो काम नहीं कर सका या वो जो है ना खेल नहीं सका टाइम पे, जो टाइम जो है ना था। अच्छा, कोयटा ग्रेडिएटर के अंदर जो है ना एक और चीज़ भी मैं ये देख रहा हूँ कि एक होता है कि मुस्तकिल मिजाजी के साथ कोई एक प्लेयर जो है आपको रन्स करके दे रहा है और वो साथ दूसरे प्लेयरों को लेके चल रहा है। कोयटा ग्रेडिएटर के अंदर जो भी देख लें कि जितने भी मैचेस हुए हैं जो एक प्लेयर ने अगर कारकर्दगी दिखाई है तो दूसरे किसी ने भी नहीं दिखाई, तो एक प्लेयर जो है आपको जो है ना मुस्तकिल तो एक प्लेयर इन फॉर्म बैट्समैन एक होता है जो कि वो मुस्तकिल तौर पर 3-4 इनिंग्स में जो है ना आपके रन कर रहा होता है और साथ थोड़े थोड़े रन जो है करके आप जो है ना एक अच्छा टोटल दे देते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, उसके साथ साथ जो है ना देखें कोयटा ग्रेडिएटर के पास जो है ना जो बॉलिंग लाइन जो है ना हम समझते हैं कि बॉलर भी बहुत अच्छे हैं उसके पास, नवाज है, इसके अलावा जो है वो 2 फास्ट बॉलर भी आपके पास बेहतरीन बॉलर हैं। समझ नहीं आ रही कि जो है ना टीम के अंदर कैसी ऐसी कोई चीज़ कम्बिनेशन नहीं बन पा रहा या कोई ऐसी चीज़ है ज़रूर उसके अंदर ड्रेसिंग रूम के अंदर चीज़ है या कहीं ना कहीं जो है ना कुछ दिमागों में है जिसकी वजह से जो है ना ये टीम जो है ना आगे नहीं बढ़ पाई। शुरू के 3 PSL देख लें, 4 PSL देख लें, उनकी जो है ना किस तरीके से जो है ना था, एक बहुत ज़्यादा हाइप बनी हुई थी कि भाई कोयटा ग्रेडिएटर उस वक्त देखें। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि ना कोयटा ग्रेडिएटर के अंदर ये भी चीज़ मैं देख रहा हूँ कि जो जो आपकी कैप्टन जो होता है, कैप्टन जो है ना फ्रंट से लीड कर रहा होता है और कैप्टन की कारकर्दगी जो है वो पूरी टीम पे असरअंदाज होती है। अगर आपका कैप्टन जो है रन्स कर रहा है या आपको बॉलिंग करके दे रहा है तो वो दूसरे लड़कों से फिर ज़बरदस्ती जो है वो बात ले सकता है। अगर कैप्टन जो है ना अपनी परफॉर्मेंस भी उसकी ऐसी ही हो तो वो जो है ना प्लेयरों से वो बात नहीं कर सकता, उस अंदाज में बात नहीं कर सकता, उस तरीके से बात नहीं कर सकता। मैंने यहाँ पर ये देखा कि देखें बाकी सारी टीमों के अंदर आप देख लें, सारी टीमों के है ना कैप्टन चेंज हुए हैं, उन्होंने चेंज किया, इसमें बुरा बनाने वाली बात ही कोई नहीं है। कैप्टन है ठीक है जी, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि जो है ना आपको खुद जो है ऑफर कर देनी चाहिए कि भाई मैं जो है ना इस वक्त जो है ना मैं इतना वो ज्यादा नहीं हूँ जितने मुझे जो है ना 100% देना चाहिए, तो आप जो है ना किसी दूसरे को कैप्टन बनाए और वो जो है बेहतर तरीके से अंदाज से आपकी टीम को ग्रूम करेगा। नदीम भाई ने एक 3 साल पहले जो है उन्होंने एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि भाई जब तक मेरी कोयटा ग्रेडिएटर है और जब तक जो है सरफराज है वो कैप्टन रहेगा। देखिए जी, उन्होंने बड़ा अच्छा किया क्योंकि जो है ना सरफराज के मतलब उसके ऊपर उस वक्त उसको एक तरह फ्री हैंड दिया गया कि ताकि आपके दिमाग में कोई चीज़ ऐसी रहे ही नहीं, ताकि जो है ना कि भाई आपके पास ये प्रेशर हो कि भाई आपसे कैप्टनशिप छीन जाए। उन्होंने जो किया उनको बिल्कुल ओपन माइंड कर चल ये आपने जिस तरीके से करने मगर मुझे रिजल्ट तो दें। तो अब जो है मैं समझता हूँ कि जो कारकर्दगी जो है सरफराज की जिस तरीके से हुआ करती थी, हम खुद जो है ना यहाँ बैठ के जो है सरफराज के लिए बोलते थे, पाकिस्तान टीम के लिए भी बोलते थे और जो है ना उसको बोलते थे कि भाई बेहतरीन प्लेयर है, बेहतरीन फाइटर है, मगर अब उसके ऊपर जो है ना सवालिया निशान उठना शुरू हो गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो है ना देखें सरफराज ने अभी जो है टेस्ट क्रिकेट में उसकी वापसी हुई है और उसकी बेहतरीन वापसी हुई है और उसने जो है न्यूजीलैंड के खिलाफ जो है वो मैन ऑफ द सीरीज रहा है, बेहतरीन उसने बैटिंग की है। तो टाइम के साथ साथ आपका जो है एज का भी फैक्टर हो जाता है, आपकी आई साइड का भी फर्क होता है कि वो बॉल आपका एग्रेशन कम हो जाता है, बिल्कुल ठीक है, तो आपका जो है जितना आपका एग्रेशन है वो भी कम हो जाता है, तो आप जो है ना उस चीज को जो है ना अपने आप को एक्सेप्ट करें कि मैं शायद वो नहीं है एग्रेशन, तो जो है ना आप जो है हमारे यहाँ ये कल्चर है कि हम जो है ना अपनी जगह कोई छोड़ना चाहता ही नहीं है, तो हमें जो है ना खुले दिल के साथ जो है ना ये चीज जो है ना अगर आप समझते हैं कि देखें T20 जो है ना इतना ईजी गेम नहीं है, हम समझते हैं कि 3 घंटे का गेम, बहुत 3 घंटे का जो काम है वो जल्दी करना जो आपने एक पूरे दिन में देना होता है वो आपने 3 घंटे के अंदर देना होता है और आप 100% दें। तो मैं समझता हूँ ना सरफराज को मेरे ख्याल में अब जो है ना सोच लेना चाहिए कि वो जो है ना एज ए प्लेयर खेले और जो है ना वो जो है टेस्ट क्रिकेट के ऊपर ही जो है ना फोकस करे, तो उसके लिए ज्यादा बेहतर है और वो ज्यादा अरसा जो है क्रिकेट खेल सकता है। ये बड़ी अच्छी बात आपने कही है। मैं सगीर अब्बास साहब की जानिब जाऊंगा। सगीर भाई, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? कैसे हैं? जी बिल्कुल ठीक ठाक। सगीर भाई ये फरमाइएगा, ये प्रोग्राम की इब्तिदा में बड़ा अहम मौजू अब ये बन चुका है कि क्या कप्तान सरफराज अहमद वाक़तन ज़िम्मेदार हैं
ये जितनी भी शिकस्तें उनको हुई हैं पिछले सीज़न में या इस सीज़न में भी कोई कमाल नहीं दिखा सके। अभी ये बात हो रही थी कि सरफराज अहमद साहब को अब ये चाहिए कि वो कप्तानी से ओहदे से ख़ुद को दूर कर लें और फिर शायद इससे कोयटा ग्लैडिएटर्स की आगे मैचेस में या आने वाले सीज़न के अंदर परफॉर्मेंस में कोई बेहतरी आ सकती है। आप इस बात से किस हद तक मुत्तफिक हैं? मैं चाहूँगा ज़रा इसके ऊपर बात कीजिए। जी हाँ जी बिल्कुल, मसला ये है कि उनकी फॉर्म अच्छी नहीं है जी, वो स्कोर नहीं कर रहे क्योंकि T20 में आपको पावर हिटर की जरूरत होती है जो कि छक्के मारे और चौके मार सके। जी अब सरफराज से बैड लक कह ले या फॉर्म अच्छी नहीं है। वो पहले वाले जो वो प्लेयर थे जैसे कि वो चारों तरफ शॉट मारते थे, अब वो जब पावर हिटिंग पे आते हैं वो सिर्फ मिड विकेट मारते हैं जी। और मिड विकेट यकीनन आजकल तो इतना एडवांस हो गया है, टीवी पे देख रहे होते हैं लोग, जब मैच से पहले सारे कोचेस डिस्कस करते हैं कि भाई ये सरफराज अहमद है, ये अहमद आलम है या जो भी XYZ है, ये कहाँ अच्छा खेलते हैं। तो उसी से फिर वो अपना प्लान करते हैं जी जब ये बैटिंग करने आएगा, क्योंकि सिर्फ 20 ओवर होते तो उसमें आप प्लान कोशिश करते हैं एग्जीक्यूट करने की। बॉलर भी चाहता है पहली बॉल से ही मैं वो प्लान एग्जीक्यूट करूं, तो उनको वो उस लाइन और लेंथ पे बॉल नहीं देते जहां पे वो छक्का मार सकते हैं, चौका मार सकते हैं। तो वो उनको इम्प्रोवाइज करना पड़ेगा। जो हमारे सरफराज हैं उनको चारों तरफ खेलना पड़ेगा। अगर वो एक ही तरफ मारने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनका स्ट्रांग एरिया है, यकीनन जब इंसान की फॉर्म नहीं होती तो वो कोशिश यही करता है कि वो स्ट्रांग एरिया की तरफ ही मारे, शायद उनके लगने शुरू हो जाए। बिल्कुल ठीक अगर वो स्कोर करेंगे तो उनकी कैप्टनसी में ऑलरेडी और बहुत निखार आ जाएगा। अभी वो इतने अंडर प्रेशर है, उनकी अपनी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो रही, तो उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है बिल्कुल डाउन हुई हुई है क्योंकि खुद परफॉर्म नहीं कर रहे। देखिए वही अभी जो भाई थे, मैं इनका नाम नहीं सुना, जिसने जो बात कर रहे थे, वो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट बिल्कुल सही कह रहे हैं। कप्तान जब तक लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट नहीं होगा तो आपको प्रॉब्लम तो होगी होगी। वो भी 3-4 नंबर वाला आने वाला बैट्समैन आपका मेन विकेट कीपर होता है, रीढ़ की हड्डी आपका, वो भी उस पर भी फिर आपका फर्क पड़ना शुरू हो जाता है, कीपिंग पे भी। या जो भी कप्तान है, कोई फास्ट बॉलर है, उससे परफॉर्म नहीं हो रहा तो अपनी परफॉर्मेंस के लिए सोचने लग जाता है कि यार मैं पहले कैसे परफॉर्म करूं, जब मैं करूंगा तो यकीनन मेरी टीम भी अच्छा करेगी। अब वो अपनी परफॉर्मेंस को लेके यकीनन दबते जा रहे हैं क्योंकि उनसे इत्तेफाक से इस दफा बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं हो रही है। वो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट वाली ही बात है, जब वो करेंगे तो यकीनन उनके आप देखिएगा कितना फर्क पड़ेगा। लेकिन अब तो मेरे ख्याल में बहुत लेट हो गई है। अब नेक्स्ट सीजन में तो देखिए सही है। अब देखिए एक टाइम आता है कप्तानी का भी। अब यंग प्लेयर आपके पास ज्यादा आ गए, आप इनको बिल्कुल खिलाएं बिल्कुल, लेकिन ये कि अगर कोई जो एग्रेसिव कप्तान, उससे वाला जरूरी नहीं कि आपका एग्रेशन उससे से दिखाया जाए, प्यार मोहब्बत से भी दिखा सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। आप अपनी स्पीच में यकीनन आप मोटिवेट करते होंगे। बिल्कुल ठीक है। हो सकता है कोई दूसरे स्टाइल से कोई और कप्तान है वो मोटिवेट करे। कुछ ना कुछ तो इस टीम में एनर्जी डालनी पड़ेगी। दूसरा वो यही है कि इनके जो फॉरेन प्लेयर्स है वो भी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे, हालांकि नाम बहुत बड़े हैं, वो फॉर्म नहीं आ रही। अब थोड़ा सा मैंने ये भी देखा है कि जब सरफराज आ जाते हैं तीसरे चौथे तक, वो थोड़ा सा लंबा खेल जाते हैं और पूरा प्रेशर फिर नीचे वाले लोअर ऑर्डर बैटर्स पे आ जाता है, जो कि उनको फौरन ही स्टार्ट होना पड़ता है, जो कभी किसी की लगती है कभी किसी की नहीं लगती। तो देखिए ना, मैंने T20 में जो जिसकी टीम अच्छी वो कहलाएगी जिसकी बॉलिंग पूरी है। देखिए आप लाहौर कलंदर्स को देख लें, बैटिंग उनकी बहुत कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है 2-3 पैरों के अलावा, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा रन चिप इन करते हैं उनके प्लेयर्स और बाद में आके बॉलर्स ही उनको मैच जितवाते हैं। देखिए बहुत कम ऐसा होता है कि कोई टीम 250 रन कर रही हो या 250 कर रही हो, ठीक है ना, बैटिंग अमूमन आपका एवरेज स्कोर आपको 180 ही मिलेगा। फिर अगर कम भी होता है तो वो भी आपकी अगर बॉलिंग अच्छी है तो आपको एक उम्मीद होती है यार मैंने 140 पे आउट हो गई है मेरी टीम, तो मैं इसी में आउट करने की कोशिश करूं। और आपके पास वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं ऑलमोस्ट सारे के सारे, जो किसी भी बड़ी से बड़ी बैटिंग लाइन को आप आउट कर सकते हो। जब ये कॉन्फिडेंस आपके होता है ना, जब मैं कि जी मैं बैटिंग पे इनको आउट कर सकता हूँ, वो कॉन्फिडेंस अलग होता है। ये कॉन्फिडेंस अलग होता है कि जी मैं इतने रन कर दूंगा, और रन करना इतना आसान नहीं है। उसमें एक बॉल अच्छी पड़ गई आपको, कोई एम्पायर, अब तो एम्पायर का ये बहुत कम चांस हो गए गलत आउट दे दिया, पहले बहुत होता था ये, क्योंकि फॉर्म अच्छी नहीं होती और टीम नीचे जा रही होती तो हर चीज उनके खिलाफ हो रही होती। अच्छा सहीर भाई, जी सॉरी सहीर भाई, एक चीज और आपसे जानना चाहूंगा जरा मैं, वो ये कि प्रेशर कैसे खत्म होगा, क्योंकि मसला ये है
कि जो PSL है ये आपके सिलेक्शन का टोटल क्राइटेरिया बन गया है और आपको हर प्लेयर की कोशिश ये है, पाकिस्तान में ख़ास तौर पे जो वेटरन क्रिकेटर्स हैं वो भी, शुएब मलिक और वो भी अभी तक ऐसे क्रिकेट खेलते हैं जैसे टीम में जगह बनाने की कोशिश कर रहे हों। तो ये आपके ख्याल में क्या अनफॉर्चुनेट है कि अगर आप इसको एक फ़न की तरह देखेंगे और अगर खुलकर क्रिकेट खेलेंगे, ज़ाहिर है आपके ऊपर कोई प्रेशर तो आप तभी ख़त्म होगा जब आप इसको बिल्कुल फ्री होकर खेलें, डिलीवर कर सकेंगे। तो क्या ये एक वजह है कि ये टोटल आपकी सिलेक्शन का पूरा जो है वो अब मरकज़ बन चुका है PSL, जिसकी वजह से प्लेयर्स बहुत ज़्यादा, ख़ास तौर पे वो प्लेयर्स जो स्ट्रगल कर रहे हैं उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है परफॉर्म करना और उसको नहीं ओवरकम कर पाते? जी देखिए, T20 मेरे ख्याल में सिलेक्शन क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए, लेकिन जो कि अनफॉर्चुनेटली हमारे सिलेक्शन कमेटी में आता है, क्योंकि ये सारे मैचेस लोग इतने देख रहे होते हैं। हर किस्म, आप डोमेस्टिक क्रिकेट होती है, चले आप पाकिस्तान कप ही ले लें, वो मेरे ख्याल में बहुत कम लोग देख रहे होते हैं, क्योंकि आपस के ही लड़के होते हैं, वो जो भी बेचारा परफॉर्म कर रहा होता है वो इतना लाइमलाइट में नहीं आता। लेकिन इसमें ये है कि जो स्कोर करता है वो फौरन ही सामने आता है, क्योंकि आपकी पूरी सिलेक्शन कमेटी बैठी होती है, पूरी दुनिया देख रही होती है, लेकिन फॉरेन प्लेयर्स भी होते हैं, सब देख रहे होते हैं। उसमें प्रेशर में आके आपने स्कोर करना, बात तो बड़ी होती है, लेकिन ये क्राइटेरिया T20 वनडे तक तो चले फिर भी आप मान लें, लेकिन अगर आप टेस्ट की टीम सेलेक्ट कर रहे हैं और ये तो वो उसमें सही नहीं रहता। लेकिन T20 में यकीनन प्रेशर जरूर होता है क्रिकेट में, क्योंकि आपके साथ फॉरेनर होते हैं। मैं भी अगर एक अच्छा प्लेयर हूं तो मैं भी चाहूंगा कि भाई मैं किसी को इम्प्रेस करूं, फॉरेन प्लेयर मेरे साथ खेल रहे हैं, उनको भी पता चले मेरे में कितनी स्किल है, क्या है। तो वो नेचुरली आपको उस पर प्रेशर आ जाता है जब आपको परफॉर्म करना होता है, क्योंकि आपसे बड़े प्लेयर हैं। अगर वो बड़े प्लेयर स्कोर कर रहे हैं, फर्ज करें 160 के रन रेट पे, तो आप जाओगे तो आप भी उसको कोशिश करोगे कि 150 या 155 के ही एवरेज से जाएं, जो कि आम आदमी जो नॉर्मल प्लेयर है या अभी आ रहा है वो इतना आसान नहीं होता। स्टेब्लिश प्लेयर के लिए तो फिर भी आसान होता है, क्योंकि उसमें प्रेशर नहीं होता है जी। तो वो उनके लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है। लेकिन ये क्राइटेरिया अभी भी मैं बोलूंगा कि T20 में आप T20 तक ही सिलेक्ट करें तो ज्यादा अच्छा होता है, ना कि आप पूरा हमारी टीम टेस्ट तक की इनमें जो परफॉर्म कर रही होती है उसमें आप टीम खड़ी कर देते हो। ना आप फास्ट बॉलर को अच्छा खेल सकते हो, कोई अच्छा दूसरा आगे टीम का फास्ट बॉलर अच्छा था वो पूरी टीम हमारी आउट कर देता है, या आप टर्निंग विकेट बनाते हो तो एक स्पिनर जो कि डेब्यू कर रहा होता है वो आपसे नहीं खेला जाता, आप उससे पूरी टीम लग जाती है और आप मैच हार जाते हो। और दूसरी टीमें देखें, न्यूजीलैंड कोई टीम आई थी, कोई इतनी अच्छी टीम नहीं थी, वो भी ड्रॉ करके चलेगा, वनडे जीत के चले गए। आप लोगों को कोई प्लान ही नहीं आता, आप प्लेयर कोई नहीं जज करते वो कर क्या रहा है। अब देखिए इंडिया हमारा पड़ोसी मुल्क है, वो शॉर्ट पिचें तो करता है आके, जो प्लेयरों को वनडे में भी करता है। एक आध एज पे अगर छक्का चला गया, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो आउट करने वाली बॉल नहीं है, आप आउट कर रहे हो। बैट्समैन के देखें, दुनिया का बड़े से बड़ा प्लेयर होता है, दुनिया का बड़े से बड़ा प्लेयर होगा, आपके मुंह के पास से जब एक बॉल झंझनाती हुई जाएगी ना, आप अगले बॉल पे फ्रंट फुट पे आते हुए डरोगे। बिल्कुल ऐसा ही आपको लगेगा कि यार ये दूसरी बॉल भी मेरे सर पे आके ना लग जाए, जितना बड़ा भी प्लेयर। बिल्कुल ऐसा ही। आप उस प्लेयर को सेट कर देते हो। लास्ट मैच में जो फिलिप से चौके छक्के गए, हम आगे मुंह पे बॉलें किए जा रहे हो। अरे भाई तुम उसको जज तो करो, पीछे तो करो, आगे तो करो, चेक नहीं करते। बिल्कुल भी ऐसा, ये आपने सही नहीं करते, नहीं चेक ये बड़ा हमारा डिफरेंस है। बिल्कुल ऐसा ही, आपने सही कहा सगीर भाई, बहुत आम आपने नुक्ते की निशानदेही की। आगे चल के यकीनन इस पे गुफ्तगू की जाएगी। जिस तरह हमने देखा कि आसम खान को गेंदें दी जा रही थी और जिसके ऊपर आउट किया वो चेक करने की पहली डिलीवरी थी। पिछले मैच में भी मैंने देखा सारे आमिर ने आगे गेंद गिराए और वाइड ऑफ स्टंप जाने की कोशिश कर रहे थे वहाँ से उसको डिसीव करने की, लेकिन उसने भी एक इनसाइड आउट उसमें बना लिया था। तो ये तो टेक्निकल पॉइंट है जिसकी सगीर भाई ने अभी निशानदेही की है कि बॉलर्स हमारे बड़े रिलक्टेंट है, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करते, सामने गेंदें गिरा रहे हैं। और जिस तरह रन कल आखिरी ओवर जो हुआ है, मैं इसके ऊपर क्या कहूँ, शायद बॉलिंग ऑप्शन ख़त्म हो गए थे, वो जिस तरह की बॉल्स कर रहा था मेरे ख्याल में बहुत जल्दी चेस हो गया। जी मज़हर भाई फरमाइए। देखिए हमारे यहाँ जो बॉल देखें आजकल जो है ना, जो क्रिकेट है, पहले क्रिकेट जो है वो थी टेक्निकली साउंड होना चाहिए। अब जो है ना इसके साथ साथ टेक्निकली साउंड होने के साथ साथ आपका दिमागी तौर पर भी साउंड होना जरूरी है। तो जो हमारी ये बदकिस्मती है कि जो है हम लोगों के जो लड़के जो आ रहे हैं वो ज़्यादा जो है टेक्निकली साउंड तो चलो जी हो या नहीं हो, मगर वो दिमागी तौर पर इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो जो है किसी प्लेयर को जज कर सकें कि उसने जो है करना क्या। बस हम आते हैं
सगीर भाई वाली बात है कि जो है ना उसको मुंह पे दिए जाते हैं, वो भी मुंह पे मारता रहता है दोबारा। अच्छा, हमारे यहाँ हमारी खुशकिस्मती समझें, दूसरी टीमों की खुशकिस्मती समझें, हमारी बदकिस्मती समझें, कोई जो है ना आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर हो किसी भी दुनिया के किसी, वो जो है ना वो पाकिस्तान के खिलाफ भेजते हैं और उसको इन फॉर्म हम जो है ना बैट्समैन बना के वापस भेजते हैं, और जो है ना वो फिर जो है ना वो दुनिया की जो है ना दबा के जो है ना जाके जो है ना मारता है। तो मसला सबसे बड़ा ये कि जो है ना हमारे यहाँ बॉलर देखिए, हमारे यहाँ जो नेशनल क्रिकेट अकेडमी जो बनी हुई है, लाहौर में बनी हुई है, वहाँ पर जो है ना इतने बड़े बड़े कोचेस लगे हुए हैं। उनको जो है ये जब आप जो है ना किसी बॉलर को लेके जाते हैं या उसको 4-5 महीने के लिए लेके जाते हैं, उसके ऊपर आप वर्कआउट क्या करते हैं जी? आप जो है ना वर्कआउट क्या करते हैं, आप बच्चे को सिखा क्या रहे हैं, आप उसको जो है ना देखें। अब मुझे तो ऐसा लगता है कि वहाँ पर नेशनल अकेडमी में जाकर जो है ना एक प्लेयर को लेके जाते हैं और वहाँ पर जाकर खाना पीना होता है, और जो है ना 1-2 घंटे जो है वो जो है ना हुआ, मेरे ख्याल में जो कोच होता होगा, जो बॉलिंग कोच है या बैटिंग कोच है, वो वहाँ पर मौजूद ही नहीं होता होगा। अगर कोई मौजूद होता है तो वो अपनी पुरानी जो है जो उसके ऊपर जो तजर्बे जो हुए होते हैं वो अपने उन तजर्बों को उस पर आजमा रहा होता है। ये नहीं कह रहा होता कि जो है मैं जो हूँ, ये लड़का जो है किस तरीके से बॉलिंग कर रहा है, इसका स्टाइल क्या है, इसको किस तरीके से बॉलिंग करनी चाहिए, इसको इन स्विंग करनी चाहिए, आउट स्विंग करनी चाहिए, हर चीज़ को उसको मुकम्मल तौर पे पैकेज बना के एक देना चाहिए। हमारे यहाँ मुझे लगता है ये है कि हमारे यहाँ तालीम की बहुत ज़्यादा कमी है, जो कोचेज़ हैं उनके पास भी और जो लड़के आ रहे हैं उनके पास से भी, जो कि आजकल जो है क्रिकेट जो है ना वो वाली बात नहीं रही कि जो है ना आप जाएं और जाके जो है ना लगा मार दे। अब जो है ना क्रिकेट जो है जो भी खेल है वो खेल जो है दिमागी तौर पर जो है ना आपको बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और दुनिया की जितनी भी टीमें, अब आप इंडिया को देख लें, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ये तो बहुत आगे की टीमें हैं, तो उनके पास जो है ना जो लोग होते हैं वो आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग करते हैं, ताकि जो है ना आप किसी टाइम पे भी प्रेशर देखें, T20 गेम हो, आपका वनडे हो या टेस्ट हो, जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे होते हैं तो आपके ऊपर 100% प्रेशर पड़ता है। तो उसको प्रेशर को बर्दाश्त करने के लिए आपको मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, जो कि हमारे प्लेयरों के पास ऐसी चीज़ का नामो निशानी नहीं है। तो नहीं मज़र, ये कैसे डेवलप होगा? देखिए प्रेशर हर चीज़ का काम का होता है। अब मैं कैमरे के सामने लाइव प्रोग्राम कर रहा हूँ, इसका भी एक प्रेशर है, बट ये मेरा जॉब है, मैं अगर इसको नहीं समझूंगा तो फिर मैं कैसे डिलीवर करूंगा? ये काउंसलिंग क्यों नहीं हो पा रही? ये तो बड़ा आम सवाल है एक प्रोफेशनल क्रिकेटर के लिए, सिवाय क्रिकेट खेलने के और क्या काम है? जो प्लेयर आते हैं ना जी, देखें जो प्लेयर आते हैं ये प्रोफेशनल प्लेयर है, इनकी जॉब है। अगर जो है ना वो पाकिस्तान को सर्व कर रहे हैं तो पाकिस्तान उनको पैसा दे रहा है जी। ऐसा नहीं है कि जो है ना आप जो है वो फ्री में सर्विसेज दे रहे हो, फ्री में सर्विसेज कुछ नहीं। फिर जो है ना जब वो रिटायरमेंट के करीब होते हैं या रिटायर हो जाते हैं, हमने पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ, आपने कुछ नहीं किया भाई, कुछ भी नहीं किया। आपने अगर किया है तो आपको पैसा दिया गया है। हाँ, अगर आपने किया है तो आप फ्री करते तो जो है ना करते ना, बात है बिल्कुल। अच्छा, तो मसला ये कि जो है ना हमने सर्व कर लिया। क्या सर्व कर लिया आपने क्रिकेट खेल के भी जो ना पैसा लिया, और क्रिकेट खेलने के बाद भी आप पैसा ले रहे हैं, कमेंट्री में आते हैं किसी भी चीज में, तो आप सर्व नहीं कर रहे। आपकी जॉब है जी, आप प्रोफेशनल हैं, आपको जॉब करनी है और 100% आपको जॉब के ऊपर जो है ना जो आपको दिया गया उस पर आप करें। मसला यहाँ देखें, जितने भी हमारे देखें, हमने PSL हो रही है, फ्रेंच, ये जो जितने भी हैं, हमारा जो है ना दुनिया के अंदर मकसद यही होता है, दुनिया जहाँ पर भी हो रही है, इंडिया के अंदर हो रहा है, श्रीलंका के अंदर, बांग्लादेश के अंदर, इंग्लैंड में, जहाँ कहीं हो रहा है, उनका मकसद ये होता है कि आपने प्लेयरों को PSL से या इससे ग्रूम करना है, आपने अपनी डोमेस्टिक से ग्रूम करना है, न कि आप जो है ऐसे प्लेयरों को लेकर आ जाए कि जो आप वाली बात है या सगीर भाई वाली बात है कि वो अपनी जगह बनाने के लिए, तो आप जो है ऐसे प्लेयरों को क्यों ले रहे होते हैं कि जिनका कोई आगे मुस्तकबिल ही नहीं है। जैसे कि आप शुएब का मुस्तकबिल क्या है? बिल्कुल ठीक है। अब आपका जो आपने जो है आपका कोयटा रेडर को ही देख लें कि उनका एक प्लेयर जो है वो अनफिट हुआ, और आपने जो है ना एक कमेंट्री वाले लड़के को जो है ना लाकर जो है ना आप क्या उससे कुछ हासिल करना चाह रहे हैं, या आपका कोई ऐसा कोई मकसद है जो फ्यूचर में उससे कुछ करना चाह रहे हो? तो ये जो मेहरबानी है ना, हमारे यहाँ से ये मेहरबानी खत्म हो जाए। अच्छा, मैं ये कोयटा ग्लैडिएटर के अंदर एक बड़ा प्रॉमिसिंग क्रिकेटर था, वो अभी लाइमलाइट में नहीं है, बिस्मिल्लाह उसका नाम है, बिस्मिल्लाह, ये कोयटा से जो खेला था, बड़ा प्रॉमिसिंग क्रिकेटर था, विकेट कीपर, बैट्समैन, अब वो नहीं है उनके पास, और इस तरह और बहुत सारे यंगस्टर्स हैं, पूरा मंजूर नहीं है। ये मुझे याद आई एक बात, देखें
देखिए ये इनकी जो है ना जो थिंक टैंक बैठा हुआ है कोयटा ग्लैडिएटर का, इसका मतलब है कि इनकी आई वो सही आई नहीं है। देखिए आपने कोयटा की टीम तो ले ली है, कोयटा के लड़के नहीं लिए। कोयटा का लड़का अपने वो जो लड़का है, क्या नाम है इसका, जो विकेट कीपर बैट्समैन है अभी जो वहां से खेल रहा है अपना, क्या नाम इसका, पेशावर ज़ल्मी से, पेशावर ज़ल्मी से खेल रहा है। तो आप कोयटा ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया है। ठीक है जी, पहले बॉलिंग करी है कोयटा की टीम। कराची और कोयटा का मैच जो है अब से कुछ देर बाद उसका आगाज हो रहा है। अच्छा मजहर भाई, गुफ्तगू जारी रखते हैं, ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक ब्रेक ले लेते हैं और उसके बाद फिर हमारी ये गुफ्तगू जारी रहेगी। आप देखते हैं हमारा प्रोग्राम। जी एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले हमारी गुफ्तगू जारी थी, बात हो रही थी जनाब कल जो मैच खेला गया उस हवाले से हमने थोड़ी सी गुफ्तगू की है और साथ ही कोयटा ग्लैडिएटर्स के हवाले से बड़ी तफसील से बात हुई है कि जो पैदर पे शिकस्तें उनको मिल रही हैं इसकी क्या वजूहात हैं। कप्तानी के हवाले से भी हमने कुछ बात की, बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। सरफराज अहमद जो कि उनके कप्तान हैं शुरू दिन से, पहले सीज़न से ही, और अब पिछले कई सीज़न से उनकी कारकर्दगी जो है वो तसल्ली बख्श नहीं रही है और यही इस वक्त जो मौजू है वो सोशल मीडिया के ऊपर ज़ेर बहस आ रहा है। जनाब कुछ देर पहले आपने बात की कि टीम सिलेक्शन के हवाले से, और जी तो ज़रूरी ये है कि इस चीज़ को समझा जाए कि टीम सिलेक्शन कैसे इसको बेहतर बनाया जाए। सगीर अब्बास साहब हमारे साथ एक दफ़ा फिर लाइन पर मौजूद हैं। सगीर भाई मेरी आवाज़ आपको आ रही है? जी आ रही है। सगीर भाई ये बताइएगा कि अब उम्मीदें ख़त्म हो चुकी हैं, आज के मैच में भी कोई ज़्यादा इम्कानात नहीं है। दूसरी तरफ जो कराची की टीम है उसकी कारकर्दगी का अगर जायज़ा लें तो कमोबेश ऐसी ही कारकर्दगी उनकी भी नज़र आई है, ऐसे ही मौक़े उन्होंने ज़ाया किए हैं। ये मसला कहाँ नज़र आ रहा है? कभी बैटिंग चल जाती है तो बॉलिंग नहीं काम करती। अच्छा ये बॉलिंग का डिपार्टमेंट दोनों टीमों के अंदर हमने देखा, ख़ास तौर पर कराची और कोयटा के अंदर तो बहुत ज़्यादा इसका प्रॉब्लम नज़र आया कि नाम तो इनके पास हैं लेकिन बॉलर्स इतने इफेक्टिव रहे नहीं। इसकी क्या वजह है? हाँ जी सही कह रहे हैं, हमारे दोनों टीमों का मतलब बॉलिंग का ज्यादा चल रहा है क्योंकि कराची भी स्कोर तो कर ही रहा है, कोयटा ने भी स्कोर करके करवाए हैं रन, लेकिन नसीम शाह हैं आपके पास कोयटा के पास और अच्छे बॉलर हैं, लेकिन आपके पास जब तक एक आध बैकअप बॉलर बहुत अच्छा नहीं होता तो आप पे यकीनन जो मेन आपका बॉलर होता है उस पर काफी प्रेशर आता है जी। अगर फिर वो डिलीवर नहीं कर पाता तो फिर आपकी टीम डाउन होती रहती है, जिससे वही ना जैसे आपको उम्मीद है वही आपको पूरा ना करके दे। वो पैचेस में तो उन्होंने पहले मैचों में तो अच्छी गेम की, लेकिन बीच में थोड़ा सा आके उनसे वो परफॉर्म नहीं हो पा रहा। बाकी एक आध जो बॉलर हैं आपके, देखिए मैंने पहले भी बात की है कि टीम के चांसेस उन्हीं के होते हैं जिनकी बॉलिंग पूरी हो और आपकी वर्ल्ड, जैसे माशाल्लाह पीएसएल में जितने भी प्लेयर हैं वर्ल्ड स्टैंडर्ड के हैं, नंबर 1 नंबर 2 सारे ही माशाल्लाह एक से एक प्लेयर आपके पास मौजूद है जिसका नाम लो जी। लेकिन इसके लिए सबसे बड़ी हर टीम को यही है कि बॉलिंग हमें जरूरत है। और देखें आप शाहीन अफरीदी पहले लाहौर कलंदर्स की टीम थी, हारती थी, वो भी बहुत मुश्किल से जीते थे, वो भी एक आध मैच। उन्होंने अपना कैप्टन चेंज किया, अपने फाइटर कप्तान जो के अपने ऊपर रख के मैच खेल सकते हैं, उनको पता है कि मैं पूरी मेहनत करूंगा तो मैं जरूर आउट करूंगा। 2-3 अगर विकेट आप ले लेते हो एज टीम को फिर चला रहे हो फिर आपको उसका फर्क पड़ जाता है, क्योंकि इत्तेफाक से हमारे इस बार हमारे इन टीमों में इतना सिर्फ क्या नाम है हमारे कोयटा ग्लैडिएटर्स की बात नहीं हुआ, अम्माद वसीम ने बहुत अच्छी ट्राई की, वो भी बड़ी कोशिश करते हैं टीम को ले जाने की, लेकिन उनका मसला ये होता है कि इनको डिफेंड करना सबको मुश्किल हो रहा है। अमूमन चेस पे तो फिर भी वो 2 मैचों में ऐसा हुआ कि आगे पीछे रह गए, लेकिन वो फिर भी आप उनको बुरा परफॉर्मेंस नहीं कह सकते। बिल्कुल ठीक है, लेकिन मसला ये कि विकेटों का भी फर्क है। सेकंड इनिंग में थोड़ा सा गेंद अच्छा हिल रहा है, पिंडी में हिलते स्पीड थोड़ा सा स्किप करता है तो खेलना इतना आसान नहीं होता। और ऐसी विकेटों के अब लाहौर कलंदर्स को इसलिए फायदा कि जो आपके
नीचे के बॉलर हैं वो स्किड पिक्टों पे ज्यादा, जो यहाँ पे बॉल स्किड कर रही हो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं, खासतौर पे राशिद। और मेन देखें ओपनर्स तो आपके काम करके चले जाते हैं सर्कल में, लेकिन असल जो आगे बैटिंग लेके जाता है वो मिडिल ऑर्डर लेके जाता है, जहाँ पे आपको असल जो ओवर होते हैं ये 6 के बाद शुरू होते हैं, जो 7 से 14 तक होते हैं, उसके बाद फिर वो स्लॉग की बारी आ जाती है। उसमें कैसा खेलना है बैटिंग में वो बड़ा काउंट करता है। वो वहां से बैटिंग में अगर वहां से आपको कलेक्ट करना आ जाए, बहुत सा अच्छा टाइम है, कब हमें छक्के मारने हैं, कब डबल लेने हैं। देखिए सिंगल डबल क्रिकेट का पार्ट है जी, आपको क्रिकेट में T20 में ये नहीं है कि अब सिंगल डबल आपने लेने ही नहीं है, बिल्कुल ठीक है। आपको सिंगल डबल भी लेना बहुत जरूरी होता है, आपको स्ट्राइक रोटेट करनी होती है। अब मैं हूं, मुझसे नसीम शाह नहीं खेले जा रहे, तो मैं कोशिश करूं सिंगल लेके दूसरे प्लेयर को दूं, हो सकता है वो मुझसे अच्छा बिल्कुल ऐसा ही इस बॉल खेल रहा हो, लेकिन हमारे कोई ऐसी चीज नजर नहीं आती। और ये एक भी अच्छी बॉल कर रहा है तो मैं मारूंगा ही, ये नहीं होता। आपको अपने आप को देखना चाहिए, आपके से जो नहीं हो रहा आप दूसरे को कोशिश करो कि वो आगे दे दे करने को। लेकिन ये हमारा ये है कि बस मारना ही है, फिर अगर एक बॉल मिस हो गई, बीट हो गई, तो उसमें आउट भी हो जाते हैं, कभी कभार लग जाता है। लेकिन ये प्लानिंग मुझे कुछ लग रही है, हालांकि वसीम अकरम जैसे वहाँ पे कोच मौजूद हैं कराची में भी और कोयटा में भी माशाल्लाह जो बैठे हुए हैं डगआउट पे, मोइन बहुत क्रिकेट खेले हुए हैं, उनको भी ये बात यकीनन बताते होंगे। अब ये डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं हमारे प्लेयर्स, तो थोड़ी प्लेयर्स की कोताही है, या अंडर प्रेशर बहुत भाग गए, या फिर बिल्कुल वो 2-4 मैचों के बाद उन्होंने देखा जी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो वो डिसहार्ट होके अपनी परफॉर्मेंस के लिए खेल रहे हैं। बस ये 2-4 बातें नजर आ जाती है, वरना तो टीम है। तो मैं आपको पहले भी, जब पहला इंटरव्यू हुआ था मेरे में लाइव आया था आपके पास, ये कह रहा टीमें ऑलमोस्ट बराबर ही लग रही है, 19-20 का जरूर फर्क हो सकता है, लेकिन वो जिसका डे है वो मैच जीत जाएगा। लेकिन अभी कराची कोयटा का डे नहीं आ रहा, बहुत देर हो गई, बहुत देर हो चुकी है, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और ये बात सही है सगीर भाई कि वो दिन नहीं आया। और दूसरी बात ये भी मैं आपकी बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि उनको कैपिटलाइज करना पड़ता है अपने टैलेंट को, और रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल करना पड़ता है। और आजकल अब ये समझ में आया है मॉडर्न क्रिकेट में कि T20 को आपको प्लान करके चलना है। शुरू में पावर प्ले में आपने एक अलग क्रिकेट खेलनी है, उसके बाद आपको थोड़ा सा डिफेंसिव होना पड़ेगा, उसके बाद अगेन फिर आपको अपनी अटैकिंग अप्रोच के साथ जाना पड़ेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हमारे कोचेज़ में वो चीज़ नज़र नहीं आई, क्योंकि जो प्लान एग्जीक्यूट ग्राउंड में प्लेयर्स कर रहे हैं वो कुछ अजीब सा ही है। सिवाय एक इस्लामाबाद यूनाइटेड के और किसी के पास वो अप्रोच हमने नहीं देखी कि जो प्लान कर आ रहे हैं और उनका बैटिंग ऑर्डर इस गेम प्लान को जस्टिफाई भी करता हो। यानी इतनी फ्रीली हमने देखा, या इतनी अगर लिबर्टी किसी और टीम को हमने देखा कि नहीं उन्होंने जो है वो शो की है या उनके पास है कि वो इस तरह की क्रिकेट खेलें, वो हमें सिर्फ इस्लामाबाद यूनाइटेड में नज़र आई है। जी मज़हर साहब, आज के मैच के हवाले से क्या उम्मीदें हैं? कराची की टीम और कोयटा की टीम, आगे पीछे ही मामला है कुछ? जी देखें, दोनों टीमें इस वक्त जो है ना ऐसी टीम बनी हुई है कि बॉटम पे हैं दोनों जी, और जिस तरीके से जो है ना क्रिकेट खेल रही हैं, मैं समझता हूँ कि जो है ना कोयटा की टीम से थोड़ी बेहतर जो है ना क्रिकेट जो है ना कराची ने खेली है जी। तो उसने जो है रन्स भी किए हैं, अच्छे मैचेस भी जीते हैं, 60 से ज्यादा की लीड के साथ। जो मैचेस जो जीत हारे हैं वो बहुत क्लोज जाके हारे जी, क्लोज वन साइडेड जो है ना वो नहीं हारे, 2 रन से हार गए थे जी, इस तरह। मगर उसकी वही एक बात है कि उनका कम्बिनेशन, उनकी कभी बॉलिंग जो है ना, बैटिंग तो वो कर रहे हैं जिसकी वजह से उनका रन रेट जो है काफी हाई है जी। तो मगर जो है उनकी बॉलिंग जो है ना वो कारकर्दगी नहीं दिखा पा रही जो कि होना चाहिए। एक आपको देखें बॉलर जो होते हैं या बैट्समैन होते हैं, वो जो है ना आपके 4 मैचों में एक दफ़ा चल गया, 5 मैचों में एक दफ़ा चल गया, तो इस तरीके से वो टीमें नहीं जीत पाती। आपको जो है वही वाली बात है कि जो है ना जो बॉलर होगा वो मुस्तकिल तौर पर बॉलिंग को उसको जो है ना देना चाहिए। जैसे कि जो है ना आपके पास जो है ना बैकअप बॉलर, जैसे सगीर भाई ने बोला कि भाई बैकअप बॉलर भी होना चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास जो है कोई बॉलर फेल हो जाता है, जो नहीं कर पाता, तो उसका रिप्लेसमेंट आपके पास हो। हमारे यहाँ जो है दोनों टीमों के पास जो है ना इस वक्त बेंच स्ट्रेंथ ही नहीं है जी, अगर ऐसा होता है कि बेंच देखें, आप देख लें कि इस्लामाबाद की टीम को देख लें कि वो जो चेंज कर रहे हैं वही प्लेयर आके जो है ना अपनी कारकर्दगी वहाँ की टीम में और इनकी दोनों टीमों में फ़र्क सबसे बड़ा ये है कि एक तो मुझे एक और चीज़ भी अभी सगीर भाई बात कर रहे थे तो मुझे याद आ रही थी, लेकिन जब तक विवियन रिचर्ड्स है ना आपके साथ था तो उस वक्त आपकी कारकर्दगी देखें किस तरीके से, इसका मतलब है कि वो जो है ना मेंटोर काम कर रहा है, और काम कर रहा था, और आपको जो है वो किस तरीके से जो है ना लेके देखें आपकी टीम के अंदर जो है वो
किस तरीके से वो कोई आउट होता था, किस तरीके से बात कर रहा था। वो एक ऐसा बंदा विवियन रिचर्ड ऐसा था कि जो कि प्लेयरों के साथ मिलजुल के काम कर रहा था, जिससे जो है ना प्लेयर के ऊपर प्रेशर नहीं पड़ता, तो वो जो है ना इजीली जो है ना वो फ्रीली खेलते हैं, उससे भी बड़ा फर्क पड़ता है। अब अगर आप जो है ना प्रेशर में रखेंगे प्लेयरों को तो वो प्रेशर भी बर्दाश्त नहीं कर पाते। और यहाँ पर जो है ना मैं देखें कोयटा की टीम का जो है हेड कर रहे हैं वो मोइन खान कर रहे हैं, और वहाँ कराची के जो है वो वसीम अकरम कर रहे हैं। दोनों के दोनों जो है पाकिस्तान टीम के साथ एक साथ खेलते रहे, और दोनों का अब जो है ना देखें दोनों की टीमें, जबकि आपके पाकिस्तान की टीम में और पाकिस्तान के बहुत बड़े प्लेयर हैं दोनों के दोनों, मगर दोनों की दोनों टीमें जो है ना, इसका मतलब ये है कि बड़ा प्लेयर हमेशा ऐसा नहीं हो सकता कि बड़ा प्लेयर आपका अच्छा कोच बन सके। ये चीज़ सामने आ रही है कि जो है ना, और ऐसा नहीं है कि या तो बहुत ही ज़्यादा बड़े प्लेयर होने की वजह से वो बच्चे जो है ना सारे सारे दब गए, तो उनको ईजी नहीं हो रहा, जिसकी वजह से जो है ना वो परफॉर्मेंस जो देना चाह रहे हैं वो परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे। तो मेरे ख्याल में कोयटा ग्लेडिएटर को और कराची को नेक्स्ट सीजन में यकीनी तौर पर इन चीज़ों को जो है ना, जो हम जो मद्देनजर रखना होगा, मद्देनजर रखना पड़ेगा। आप अपने या तो आप पिक जो है वो ऐसी लें कि जिससे जो है आपके लड़के जो है ना बहुत ही ज़्यादा जो है ना, वो लड़के नाम ना ले, बड़े बड़े नाम आपको जरूरत नहीं है। आप वो देखेंगे लास्ट 6 मंथ से जो है दुनिया के अंदर कौन कौन से प्लेयर जो है वो इस वक्त इन फॉर्म है, और वही आपके लोकल बैट्समैन जो है ना कौन कौन से इन फॉर्म है। थोड़ा सा जो है थिंक टैंक को इसके ऊपर काम करना पड़ेगा, होमवर्क होना चाहिए, पेपर वर्क बहुत जरूरी है, और वो सिर्फ हमें एक ही फ्रेंचाइज के साथ नजर आता है और वो लाहौर कलंदर है। वहाँ पर हमने देखा बड़ा होमवर्क भी होता है, बड़ा काम भी है, ऑफ द फील्ड एक्टिविटीज़ भी हैं। दीगर फ्रेंचाइज में ये चीज़ नज़र नहीं आती। और कोचिंग स्टाफ के ऊपर और मेंटर्स के हवाले से बात हो रही है, सगीर भाई से ज़रा इनपुट लेना चाहूँगा। सगीर भाई, आप तो माशाल्लाह दोनों के साथ बड़ा करीबी रफ़ाकत भी है, उनके साथ क्रिकेट भी खेल चुके हैं और आपने बहुत सारे मामलात को देखा भी है, मोइन भाई के साथ भी और वसीम भाई के साथ भी। ये ज़रा फरमाइएगा कि ये कितना ज़रूरी होता है कि कोच या मेंटोर अगर अच्छा हो तो टीम ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकती है, क्या चीज़ वाक़तन ऐसा है? जी बिल्कुल। हमारे देखिए, आपके पास मोटिवेशन इतने बड़े लोगों का हो और आप परफॉर्म ना करो, ये थोड़ा सा प्लेयरों की भी बैड लगी है, थोड़ा लक भी काउंट करती है कि जी सीजन आपका हो सकता है 4-5 लड़के फॉर्म में ना हो, उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। अब आपके बाहर के प्लेयर भी इतना अच्छा डिलीवर नहीं कर पा रहे। अब वो आपने जो अपने एक प्लान एग्जीक्यूट किया, ये सब कुछ वर्क होता है, पहले वर्क होता है कि किस किस को लेना है, इनसे क्या काम लेना है, लेकिन बैड लक ये है कि वो एग्जीक्यूट करना हो सकता है। देखें, एक और जो कोच होता है उसको भी एग्जीक्यूट कराना पड़ता है। बड़े नाम से यकीनन उन्होंने दुनिया देखी, उनको दुनिया की कोचिंग का पता है कैसे करते हैं। ये नहीं होता होगा कि वो नहीं बताते होंगे, बताते जरूर होंगे, लेकिन उनसे वो निकालना कैसे है। असल काम कोच का वो होता है कि आपने उनसे काम कैसे लेना है। वही होता है प्लेयर, मैं हूँ फर्ज करते, मैं प्यार मोहब्बत से ज्यादा समझता हूँ कि यार ऐसे कर लें, ऐसे कर लें, ऐसे कर लें। कोई होता है जरा सा उसको तरीके से समझाना पड़ता है, यार तू कुछ कर ही नहीं रहा, तो कुछ कर, तो थोड़ा मोटिवेट करें उसको या ना करें, मतलब जो भी जिसका हर प्लेयर के साथ आपका अलग तरीका होता है, वो आपको टाइम देना पड़ता है प्लेयर के साथ। और मुश्किल है कि इन फ्रेंचाइज में जरूर प्रैक्टिस से साथ होती है, लेकिन कोई इतना लंबा आपके साथ नहीं रहते हो, कॉम्बिनेशन इतना वो नहीं बनता, आपको फौरन ही वो एडजस्ट करना पड़ता है सारे प्लेयरों को। उसमें कई जो अच्छे प्लेयर हैं वो फौरन एडजस्ट कर जाते, किसी के साथ भी कोई नहीं कर पाते, तो ये है कि परफॉर्मेंस खराब होती है, नहीं होती, वो क्रिकेट पे डिपेंड। लेकिन ये कि जब आपको डिलीवर कराना, कोच का काम है डिलीवर कराना। यकीनन आप भी वसीम अकरम जितनी क्रिकेट खेलें, कोई भी हम डिनाई कर ही नहीं सकते उनकी एबिलिटी में, लेकिन वो कैसे डिलीवर करते हैं वो उनकी क्वालिटी यकीनन वो अलग है। ये अलग अलग तरीके से अलग अलग स्टेजेस होते हैं कि आपने कैसे, अब क्यों हम बाहर के कोचेस को बुलवाते हैं, हमारे पास कुछ कम प्लेयर थोड़ी हैं, जावेद नियाज़ जैसे प्लेयर पड़े हमारे पास, उससे बड़ा और कोच कौन कोच हो सकता है अगर हम उनको रखें। लेकिन बस वही है कि हमारा ट्रेंड ही हो गया कि बाहर के कोचेस लाओ और ये करो। मैं नहीं समझता, आप ये देखेंगे डिलीवर कौन कर रहा है, कोच कौन, कितना नॉर्मल नाम का भी अगर आप कोच लाते हैं वो डिलीवर बहुत अच्छा कर रहा है, तो हमें किसी को बाहर से लाने की या बहुत बड़े नामों की हमें जरूरत ही नहीं है। लेकिन हमारा बैड लक ये है कि हम बड़े नाम पे जाते हैं, बड़े लोगों को लेते हैं कि जी ये अच्छा करेंगे, ये अच्छा करेंगे, लेकिन रिजल्ट आपके सामने है। मैं ये नहीं कहता कि वो अगले साल भी ऐसा करेंगे, हो सकता है उनका कॉम्बिनेशन अच्छा बन जाए, वो पहले मैच से क्लिक कर जाए तो कॉन्फिडेंस आ जाए टीम में, लेकिन बस वही है कि आपने कोच ने डिलीवर करवाना है। असल काम है डिलीवर करवाना, नहीं काम कि उसको पता है।
कि भाई ये कराना है, एक दफा बोल देता है आदमी, फिर वो डिलीवर कैसे करना है वो फिर कोच का काम होता है असल। ये प्लान ए प्लान बी रखते हैं आदमी, जी ये इस तरह नहीं खेल रहा या इस तरह आउट नहीं कर रहा तो आप ये ना करो तो ये कर लो, इधर फील्डिंग ले लो या उधर, ये यकीनन मेरे ख्याल में तो बताते होंगे। अब ये डिलीवर करना असल काम है जी। अच्छा शकील भाई, एक चीज़ आखिर में, बस वक्त मेरे पास थोड़ा है, मैं चाहूँगा ज़रा इस पे भी बात कर ली जाए, क्योंकि ये जगह हम जैसे भी बात कर रहे थे कुछ देर पहले कि लाहौर कलंदर एक ऐसी फ्रेंचाइज है जिनका हम देखते हैं कि एक एक्टिविटी होती है, साल हर साल चलती है, और उसके बाद जब PSL में आते हैं तो बड़ा अच्छा उनका कॉम्बिनेशन नज़र आ रहा है। 2 साल से वो इसके ऊपर ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो ये हमें दीगर जगहों पर नज़र नहीं आती। क्या ये भी एक वजह बन रहा है कि ये शॉर्ट टर्म के अंदर लड़कों को एक साथ मिलाकर खिलाना, फिर जाकर जो है वो परफॉर्म करना मुश्किल हो रहा है? क्या ये भी एक वजह हो सकती है? ये यकीनन फर्क पड़ता है, लेकिन देखना कोयटा ग्लैडिएटर्स के भी लड़के अमन वो लड़के हैं जो एक क्लब से खेलते हैं, क्लब में एक साथ खेलते हैं जी, जब साथ खेलते हैं, कम्बिनेशन तो उनका सबसे अच्छा होना चाहिए क्योंकि तो हर वक्त क्लब क्रिकेट भी खेलते हैं। सही है। लेकिन मैंने आपको बताया ना कोच का डिलीवरी स्टाइल क्या है, और दूसरा आपका कैप्टन क्या पोजीशन है, सब कैप्टन आपका क्या है। देखिए ना, मैंने आपको बताया 2 साल से, पिछले साल और अब अच्छा परफॉर्म करना शुरू किया कोयटा ग्लैडिएटर्स ने लाहौर कलंदर से, वरना पहले कितने बड़े बड़े प्लेयर आए, उनके पास हर चीज हुई, कोई ऐसा डिलीवर नहीं कर सके, वो बैड लक रही या जो भी रही। अब अचानक से आपने एक चेंज करने से, शाहीन की वजह से वो किस तरह काम लेता है, ये एज ए क्रिकेटर हम देखते हैं, वो बड़ा तरीके से प्यार मोहब्बत से अप्रिशिएट करता है, कोई गलत भी हो जाए तो तालियां बजा रहे होते हैं। ये हर किस्म के, हर कप्तान के अलग तरीके होते हैं। तो असल जब आप उनको डांटेंगे, अंडर प्रेशर लेकर आएंगे, तो हो सकता है जो आपके नए प्लेयर्स हैं वो आप उसको वो आप उनसे वो चीज डिलीवर ना कर सको। लेकिन आप प्रोफेशनल हो, आज जो दूसरे जो आते हैं उनको भी करना चाहिए, जरूर हर में एडजस्ट करना चाहिए, लेकिन मोटिवेशन जो है थोड़ा सा अगर आप उसको हौसला दें तो आपके मेरे ख्याल में ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस उनसे ले सकते हैं, ना कि आप उनको डांट के मतलब के बाहर प्रेशराइज करके आप वो ले सकते हैं। बिल्कुल ठीक, वो अपने अपने तरीके, लेकिन मेरे ख्याल में प्यार मोहब्बत से अच्छा काम ले सकते हैं। आपको अप्रिशिएट करना है, गलती सबसे होती है, जो कम गलती करेगा वो जीतेगा, जो गलतियां ज्यादा करेगा वो हार जाएगा। बिल्कुल ठीक है। लास्ट वर्ड जी मजहर भाई क्या कहेंगे? देखिए जैसे बात हो रही है, मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तानी कोच जितने भी लगे हुए हैं, इन दोनों के साथ लगे हुए हैं, उनको जो है ना वो बहुत बड़े बड़े प्लेयर हैं, और बहुत बड़े पाकिस्तान में के लिए, बहुत दुनिया के लिए डिलीवर किया, उनको उस चीज़ से नीचे आना पड़ेगा जी, अपने वहाँ से नीचे आना पड़ेगा, नीचे आना पड़ेगा, और आपने लड़के के लेवल पे जाकर काम करना पड़ेगा, तब आप जाके कामयाब होंगे। अगर आप अपना लेवल वो रखेंगे तो, और लड़के से आप बोलेंगे भाई मैं ऐसा था और मैं ऐसा करता था, तो वो आप बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी हम समझते हैं। मगर आपको ये काम करने के लिए नीचे आना पड़ेगा, जहाँ पर आपने लड़के को एक लड़के को लेके चलना पड़ेगा, और आपको जो है ना उसके ऊपर वर्कआउट करना पड़ेगा। या और दूसरी चीज़ जो है ना, जो सबसे ज़्यादा अहम जो है ना यहाँ चीज़ देखो, जो एनालिसिस आपके पास, जो एनालाइज करने वाला लड़का बैठा हुआ है, जो एनालिस्ट, उससे आपको उसके साथ उसका काम बहुत बड़ा है, क्योंकि वो बैक पे जो है बैठ के आपकी पूरी टीम को लेके चलता है। तो आपने जो है ना एक प्रोग्राम बनाना है, हर लड़के को बोलना है कि ये आपका प्रोग्राम है, ये आपका, आपने बॉलिंग ये करनी है, आपने हर टीम को लेके चलना है कि भाई ओपनर को तुमने ये बॉल करनी है, उसको ये करनी है, हर एक जिम्मेदारी लगा के उसके बाद जो है जो इम्प्लीमेंट है वो जाके वहां पर करना पड़ता है। कैप्टन के साथ बैठ के आप जो है बात करेंगे भाई ये करना है, तो तब जाकर ये चीजें जो है ना आओगी, जब आपकी टीम जो है आगे बढ़ेगी। वेरी राइट, बिल्कुल आपने ठीक कहा। और वक्त क्योंकि खत्म हो गया, लेकिन ये मौजू बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर इंशाल्लाह आगे चल के जरूर गुफ्तगू की जाएगी। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ सगीर भाई आपका कि आपने वक्त दिया, शामिल गुफ्तगू रहे, और मज़हर अमान साहब दोनों मौजूद मेहमानों का कि उन्होंने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की है। और ये वो सवालात थे जो सोशल मीडिया के ज़रिए भी पूछे जा रहे हैं कि दोनों टीमों की परफॉर्मेंस का जायज़ा लिया, इस पूरे सीज़न के अंदर कोई ख़ास कारकर्दगी नहीं दिखा सके, और बहुत सारी वजूहत हैं जिसकी निशानदेही की जा रही है। लेकिन ये भी आखिर में जो बात हुई है ख़ास तौर पे कोचिंग के हवाले से, स्पेशलाइज्ड फील्ड है, और मॉडर्न क्रिकेट के अंदर इसको समझना और फिर उसके मुताबिक टीम को लेकर चलना, प्लान को एग्जीक्यूट करना, ये यकीनन सीखना पड़ेगा, जिसके लिए शायद कोचेज़ हमारे तैयार नहीं हैं। यकीनन इसमें कोई दो राय नहीं है कि नाम बहुत बड़े हैं, बड़े अपने टाइम पे अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं, लेकिन इसका कतई मतलब ये नहीं है कि बेहतरीन कोच भी साबित हों। कि कोचिंग एक स्पेशलाइज्ड फील्ड है, इसको आपको सीखना है, और दुनिया में सारे लोग इसके हवाले से कोर्सेज़ कर रहे हैं, और इसमें मज़ीद जिद्दतें आती जा रही हैं जिसके ऊपर हमारे शायद लोग काम करने के लिए तैयार नहीं हैं। बहरहाल जी, इस बात के साथ यहाँ पर हमें इजाज़त लेनी होगी। कल इंशाल्लाह इसी प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखें। मोहम्मद यासिर को और हमारी टीम को दें इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।